तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 100 तक अपलोड हो चुके हैं और उससे आज आगे अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पिन है। सिंपली इस पर क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन और पेमेंट कर दीजिए। फोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर कभी आप भविष्य में निकल जाएं तो फिर से आप बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो जाएं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी वांग युआन युआन थी उसने एक बहुत ही बड़े डेमन आर्मी को ख़त्म कर दिया था और वह सैनिकों के साथ फिर से अपने महल वापस लौट जाती है। लेडी वांग युआन युआन को मेज टेम्पल ने किल ऑफ प्रिंसेस टाइटल से नवाजा था क्योंकि लेडी वांग युआन युआन इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा भयानक काम कर रही थी। वह डेमन से मार मार कर इतना मारती थी कि जब वो शाम को युद्ध से लौटती थी तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता था। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर मेज टेम्पल के मेन सिटी के गेट पर डेमन उड़ते हुए आ रहे थे। मतलब बाहर वो लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी गुड़ैल रखी हुई थी और उसी गुड़ैल बैठाकर ये डीमंस इन सभी डीमंस को मेज टेम्पल की दीवारों पर भेज दे रहे थे। ये जो सारे डीमंस थे वो लेवल 7 के थे। इनके पास उड़ने की पावर नहीं थी क्योंकि ये वाले भालू डीमन थे। भालू डीमन के पास मेनली डिफेंसिव पावर होती है और वहाँ पर जो लेडी वांग युआन युआन होती है वो अपने शील्ड और ब्लड स्टॉर्म चॉपर लेकर उन आर्मी में घुस जाती है और बहुत ही स्पीड के साथ लेवल 7 वाले डीमंस को अपने ब्लड चॉपर से मारने लगती। और तभी एक भालू वाला डीमन अपनी तलवार से पीछे से लेडी वांग युआन युआन की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। तभी अचानक से एक शील्ड उड़ती हुई जाती है और लेडी वांग युआन युआन के पीछे खड़ी हो जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि झांग फांग होता है। और गाइस जो झांग फांग था उसका पूरा डेमन हंट स्क्वाड खत्म हो चुका था। अब उसके डेमन हंट स्क्वाड में केवल 2 ही बंदे बचे थे, एक वह और एक उसका असैसिन 2। इसी युद्ध में झांग फांग के डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर मारे जा चुके थे और जो झांग फांग था अब वह लेडी वांग युआन युआन का अंग रक्षक बन गया था और वह इस युद्ध में डेमन के खिलाफ लड़ रहा था। लेडी वांग युआन युआन और वहाँ पर जो झांग फांग था और उन लोग की पूरी आर्मी उन भालू वाले डीमन का थोड़ी देर में सफाया कर देती है। लेडी वांग युआन युआन इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी आंखें तक नहीं दिख रही थी, इतनी ज़्यादा वो भयानक लग रही थी और वह थककर एकदम चूर होकर गिरने वाली होती है। तभी झांग फांग जाकर उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है। लेडी वांग युआन और झांग फांग दोनों के मन में ही भावनाएं होती हैं, लेकिन इस युद्ध में वो लोग अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते थे। तभी वहाँ पर जो झांग फांग होता है वह लेडी वांग युआन युआन से कहता है, तुम इतना ज़्यादा डेमंस को क्यों मारती हो, मतलब थोड़ी शांत रहा करो। तो वहाँ पर जो लेडी वांग युआन युआन होती है वह कहती है, मेरे पास समय नहीं है। मेरे डेमन हंट स्क्वाड की टीम के सभी साथी अपनी अपनी पावर को जल्दी जल्दी बढ़ा रहे होंगे और मुझे भी उन्हीं के स्पीड के साथ अपनी पावर को बढ़ाना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं अपनी टीम पर बोझ बन जाऊंगी और मैं लॉन्ग हाउचेन पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबत वैसे ही आती रहती। लेडी वांग युआन युआन को डेमन के प्रति एक काफ़ी ज़्यादा नफरत थी क्योंकि उनके ग्रैंडफादर लेडी वांग युआन युआन के ग्रैंडफादर पिछले हॉल मास्टर थे जो ऐसे युद्ध में मारे जा चुके थे और उनको मारने वाला 5th डेमन गॉड एम्पर था। और इसी बात से जो लेडी वांग युआन युआन थी काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी डेमन से। और वहाँ पर जो झांग वांग होता है वह उसे उठाकर ले जाने लगता है। तो वहाँ पर जो लेडी वांग युआन युआन होती है वह उसे धन्यवाद बोलती। तो वहाँ पर जो झांग फांग होता है वह लेडी वांग युआन युआन से बोलता है, अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और वहाँ पर जो लेडी वांग युआन युआन होती है वह कहती है, तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा करते हो, वैसे जब यह युद्ध ख़त्म हो जाएगा अगर मैं जिंदा बची तो मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। तो वहाँ पर यह बात सुनकर झांग फांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती। अभी वहाँ पर जो लेडी वांग युआन युआन होती है वो झांग फांग को झटका देते हुए बोलती है, मैं युद्ध के बाद तुम्हारी हो जाऊंगी लेकिन शरीर से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डेमन से लड़ना है और मुझे अपनी टीम का हमेशा साथ निभाना है और इन पूरे संसार से डेमन का सफाया करना है। और जब तक मैं ऐसा नहीं कर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए इस युद्ध के बाद अगर मैं जिंदा बची तो मैं अपना शरीर तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तुम्हें जो करना होगा कर लेना। तो वहाँ पर झांग फांग करता है, पर मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
तो वहाँ पर लेडी वांग युआनयुआन कहती है पर ऐसा संभव नहीं है, जब तक इस संसार में डेमन का सफाया नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी और हमेशा अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथ ही रहूँगी। तो वहाँ पर जो झांग फांग होता है वह कहता है तुम जानती हो मेरा डेमन हंट स्क्वाड खत्म हो चुका है और मैं तुमसे शादी कर कर अब तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। पर लेडी वांग युआनयुआन उसे मना कर देती है और उसकी आंखों में भी आंसू थे और झांग फांग के भी आंखों में आंसू थे और वो दोनों कैसे कैसे सैनिकों के सहारे चलते हुए अपने महल मेज टेम्पल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है स्पिरिचुअल टेम्पल पर। स्पिरिचुअल टेम्पल के हमें पास्ट के सीक्रेट को बताया जाता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक कमरा होता है जिसमें एक लेडी बैठी होती है और उस लेडी के चारों तरफ बहुत ही अजीब अजीब सी मूर्तियां होती हैं। उन मूर्तियों के हेड पर एक डायमंड क्रिस्टल लगा होता है। वह पूरा कमरा लगभग 1000 मूर्तियों से भरा हुआ था और उस लेडी वहीं पर बैठी हुई थी और उस लेडी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कोई नॉर्मल कपड़े नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टेम्पल का महाकाव्य स्तर से ऊपर का वो क्लोथ था और वो कपड़ा लॉन्ग हाउचेन के स्वॉर्ड ऑफ नेचर से भी ज्यादा पावरफुल था और इस कपड़े का नाम था संत आत्मा क्लोथ। इस कपड़े को बनाने के लिए 1080 बीस्ट सोल का उपयोग किया गया था और 108 लेवल 9 के ऊपर के कई सारे कल्टीवेटर का हृदय का रक्त उपयोग किया गया था, मतलब हार्ट का उनका खून निकालकर इस कपड़े की रंगाई की गई थी। और 108 लेवल 9 के कई सारे ऊपर के कल्टीवेटर को जब वो मर जाते थे तब उनकी आध्यात्मिक गुहाओं का उपयोग करके इस कपड़े की रंगाई की गई थी और इसके रेशम तो इतने ज़्यादा भयानक तरीके से निकाले गए थे जिसके कारण यह कपड़ा महाकाव्य स्तर से भी ऊपर का हथियार बन चुका था। यह कपड़ा प्राचीन काल में बना था और जब कपड़ा बनकर तैयार हुआ तो इसके पास समझ आ गई थी, मतलब इस पर कोई जोर जबरदस्ती करके इसको पहन ही नहीं सकता। यह कपड़ा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अपने मालिक को खुद चुनता था। कई 100 सालों में इसे कोई काबू ही नहीं कर पाया। आज से 3000 साल पहले एक हॉल मास्टर पैदा हुई जिन्होंने इस कपड़े पर काबू किया और पहन लिया, लेकिन वह हॉल मास्टर इस कपड़े को केवल 5% पावर ही उपयोग कर पा रही थी। उस कपड़े ने इन्हें पूरी तरह से अपना मालिक नहीं चुना था, लेकिन वह 5% पावर का उपयोग करते इन्होंने लेवल 9 के भरी हुई डीमन आर्मी तक को खत्म कर दिया था। और उस युद्ध के बाद उस हॉल मास्टर ने इस कपड़े को स्पिरिचुअल टेम्पल में रख दिया। अब से इस स्पिरिचुअल कपड़े के बारे में केवल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे को ही बताया जाता था और उन्हें इसलिए बताया जाता था ताकि वह जाकर इस कपड़े को काबू कर सके, लेकिन कोई भी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इस कपड़े को काबू कर सके। लेकिन एक लड़की ने काबू किया था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टेम्पल की हेड चैन होंग्यू और सैनसुई की बहू थी और उस बहू ने इस कपड़े को पूरी तरह से पहन भी लिया था, लेकिन वह उस कपड़े की पावर का उपयोग नहीं कर पा रही थी। तब चैन होंगी और सैनसुई ने उसका निरीक्षण किया, तब उसे पता चला कि उनकी बहू तो प्रेग्नेंट है और इस कपड़े ने उसकी बहू को अपना मालिक नहीं बल्कि उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको अपना मालिक चुना है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चेन इंगर थी। चेन इंगर जब पैदा हुई तो वो संत आत्मा क्लोथ तुरंत उसकी माँ के शरीर से अलग हो गया और बहुत ही ज्यादा रोशनी करने लगा। चेन इंगर की इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी 92 थी और वह स्पिरिचुअल टेम्पल की सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदी थी। स्पिरिचुअल टेम्पल के हेड और सैनसुई ने वहां पर उस टाइम जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें सबको ऑर्डर दिया था कि चेन इंगर के बारे में किसी भी और मंदिर और यहाँ की आज की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। और चेन इंगर जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ने लगी, लेकिन वह कोई भी स्पिरिचुअल मंत्र का उपयोग नहीं कर पा रही थी। तब उसके दादा ने और चेन सुई ने उसका टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि संत आत्मा की वस्त्र संत आत्मा के क्लोथ ने चेन इंगर की बॉडी को स्पिरिचुअल मंत्र का उपयोग करने से सील कर दिया है। वह सील तब टूटेगा जब चेन इंगर लेवल 7 पर पहुंच जाएगी और शायद उस समय चेन इंगर संत आत्मा वस्त्र को धारण करने में भी सक्षम होगी। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।